हाँ, तो आज यहाँ पर जो चैप्टर चल रहा था इसके पहले वीडियो में, उस चैप्टर का नाम था एल्कोहल, फिनाल और ईथर। तो एल्कोहल बनाने की विधि भी हो गया था और एल्कोहल के रासायनिक गुण भी हो गए थे। अब हमको उसमें का दूसरा टॉपिक पढ़ना है ईथर। ईथर किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात जो होगा, ईथर का मतलब ये होगा कि ईथर का जो क्रियात्मक समूह होगा वो होगा ऑक्सीजन। इस प्रकार से ऑक्सीजन होगा और इसके दोनों तरफ एल्किल समूह लगे होंगे। ठीक है। ईथर का जो सामान्य क्रियात्मक समूह होगा, जो ईथर का क्रियात्मक समूह बीच में ऑक्सीजन होगा और उसके दोनों तरफ इधर और इधर, यानी कि जो ऑक्सीजन की दोनों बैलेंसी पूरी होगी वो किसी ना किसी एल्किल समूह के द्वारा क्या होगी? पूरी होगी। तो ईथर का जो सामान्य सूत्र होगा वो ROR ये बनेगा, या बन सकता है ROR डैश। मतलब यहाँ पर यह है कि अगर ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह हमारे क्या है? समान है, यानी कि दोनों में कार्बन की संख्या क्या है? सेम है। तो इस ईथर को हम क्या कहेंगे? सरल ईथर। सरल ईथर, या इसको दूसरा नाम भी है, इसको हम कहते हैं सममित ईथर। सरल ईथर या सममित ईथर। और अगर ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हैं, यानी कि दोनों में कार्बन की संख्या असमान है, भिन्न भिन्न है, तो इस ईथर को हम क्या कहेंगे? मिश्रित ईथर। मिश्रित ईथर, या इसको हम कहेंगे असममित ईथर। असममित ईथर। ठीक है। तो ये दोनों हमारे ईथर के जो है ये सामान्य सूत्र हैं। एक हमारा बना ROR और एक हमारा बना ROR डैश। ROR का मतलब यह है कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह हमारे क्या हैं? समान हैं। और ROR डैश का मतलब यह है कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल ग्रुप हमारे असमान हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर लिखा जाए, यहाँ पर अगर हम मेथिल करते हैं CH3 तो ये मेथिल हो गया, और यहाँ पर भी O हो गया, और यहाँ पर भी ये हो गया CH3। तो यहाँ भी मेथिल है, मतलब जो R यहाँ पर लगा है वही R यहाँ पर भी लगा है, यानी कि यहाँ भी कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ पर भी कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। दोनों में कार्बन की संख्या क्या है? समान है। तो इस ईथर को हम बोलेंगे ये हमारा एक सरल ईथर है। और उसके बाद में ये जो मेथिल समूह है इसकी संख्या यहाँ पर कितनी है? 2। एक मेथिल ये है और एक मेथिल ये है, तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो हो जाएगा डाई। डाई बने क्या होगा? 2। तो मेथिल कितनी बार लगा? 2 बार। तो ये हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर। और अगर यहाँ पर एथिल कर दिया जाए तो ये हो जाएगा C2H5O C2H5। तो ये हमारा क्या एथिल है, और एथिल कितनी बार लगा? 2 बार। तो ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर। यही हमको पढ़ना है, हमारे कोर्स में यही है, डाई एथिल ईथर। और अगर कहा जाए कि डाई एथिल ईथर कैसा ईथर है, तो ये एक प्रकार का सरल ईथर या सममित ईथर है। ठीक है। अब मिश्रित ईथर में आ जाएं, इसका एग्जाम्पल अगर हम एक लेना चाहें तो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं मेथिल, ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको C2H5। ये मेथिल है और ये क्या है? एथिल है, यानी कि यहाँ एल्किल समूह अलग है और यहाँ पर एल्किल समूह क्या है? अलग है। इसमें कार्बन की संख्या 1 है और इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो इस ईथर को हम कहेंगे ये मेथिल है, तो पहले मेथिल लिख दें। ये एथिल है तो उसके बाद में एथिल लिख दें, मेथिल एथिल ईथर। ये कैसा ईथर है? एक मिश्रित ईथर है। ठीक है। असममित ईथर है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर कहा जाए ईथर क्या है, तो उसमें सबसे पहले हमको ये कहना है कि ईथर का जो क्रियात्मक समूह होगा, जो मध्य का अवयव होगा वो ऑक्सीजन होगा, और इस मध्य के अवयव से जुड़े हुए जो दोनों एल्किल समूह होंगे अगर वो समान होंगे तो वो ईथर का सूत्र बनेगा ROR, और ये ईथर हमारा कहलाएगा सरल ईथर या सममित ईथर।
और अगर ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह हमारे अलग अलग होंगे तो वो ईथर हमारा क्या कहलाएगा? मिश्रित ईथर या असममित ईथर। तो हमारे कोर्स में जो हमको ईथर पढ़ना है वो सरल ईथर के अंतर्गत हमको पढ़ना है डाई एथिल ईथर, ये हमको पढ़ना है। इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या है, इसके उपयोग क्या है, ठीक है। तो यही हमको पढ़ना है। तो इसके बाद हम हेडिंग डालते हैं डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर सूत्र क्या हुआ इसका? C2H5O C2H5। अब इसको बनाने की एक विधि हमने एल्कोहल वाले पार्ट में पढ़ी थी, एल्कोहल वाले पार्ट में, और उस विधि का नाम है विलियमसन संश्लेषण विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टिप्पणी में भी कई बार आया क्वेश्चन। ये विलियमसन संश्लेषण विधि, इस विधि में क्या होगा? देखिए इस विधि में हमको करना ही है, सबसे पहले हमको लेना है एल्कोहल लेना है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लेना है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सूत्र क्या होगा? ROH। और इसकी अभिक्रिया कराना है किसके साथ में? सोडियम धातु के साथ में। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया हो गई। तो जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। तो हाइड्रोजन मुक्त होगी तो हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे? H2। यहाँ पर H कितना है? 1। तो यहाँ पर हम क्या कर दें? 2 कर दें। तो यहाँ पर ये H2 मुक्त हो जाएगी। अब ये सोडियम जो है ये यहाँ से प्रतिस्थापित होकर के यहाँ हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन कितना निकला है? 2। तो सोडियम भी कितना आएगा? 2। तो इसको भी कितना कर दे? 2। तो ये बन जाएगा RONA। और इसको बोलेंगे हम RO को क्या बोलेंगे? अगर कहीं पर भी हमारा RO लगा है तो इसको हम बोलेंगे एल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे? एल्कोक्साइड। और चूंकि ये सोडियम के साथ लगा हुआ है तो ये हो जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। अब ये जनरल अभिक्रिया है, ये सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। अब इस सोडियम एल्कोक्साइड को लेना है RONA और इसकी अभिक्रिया करा देना है हमको एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड, तो एल्किल को क्या बोलेंगे? R और हैलाइड को क्या बोलेंगे? X। एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर होगा क्या? ये सोडियम इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ से सोडियम हैलाइड बन जाएगा, ये निकल जाएगा ये, और ये R यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ROR, ठीक है। ROR ईथर बन गया ना ये। अब जैसे हमको बनाना है डाई एथिल ईथर, इसी अभिक्रिया में बनाना है तो करेंगे क्या? यहाँ पर क्या लगा है? एथिल। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? एथिल कर देंगे। तो जैसे डाई एथिल ईथर के रिस्पेक्ट में अगर इस अभिक्रिया को लिखेंगे हम तो ऐसे लिखेंगे, इसको एथिल कर दें C2H5 और उसके बाद OH, एथिल एल्कोहल हो गया, ठीक है। और सोडियम Na, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो यहाँ 2 कर दें, यहाँ 2 कर दें। H2 निकल गया तो H2 निकाल दें यहाँ पर, और R के स्थान पर क्या लिखा था? एथिल। तो R के स्थान पर एथिल यहाँ भी लिख दें C2H5 और ONA 2। अच्छा इसको क्या बोल रहे थे हम? एल्कोक्साइड। RO का मतलब क्या था? एल्कोक्साइड। अब एल्क है, एल्क, तो एल्क के स्थान पर यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो एल्क के स्थान पर क्या हो जाएगा? एथ। तो यानी कि इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड, तो इसका नाम हुआ सोडियम एथॉक्साइड। अगर कार्बन के अगर यहाँ मेथिल लगा होता CH3 तो सोडियम मेथॉक्साइड होता, सोडियम मेथॉक्साइड। अब ये सोडियम मेथॉक्साइड ये बन गया ये, तो इसको ले लें यहाँ से, तो ये हो गया C2H5ONA। और अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? एल्किल हैलाइड। और हमको बनाना क्या है? डाई एथिल ईथर, यानी कि इसको भी क्या करेंगे? एथिल।
एथिल करेंगे तो इसको भी हम कर दें C2H5 और हैलाइड का X का मतलब कुछ भी कर दें, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। मान लो हमने Cl कर दिया तो यहाँ से NaX निकला तो ये NaCl माइनस NaCl बन गया ये, और ये C2H5 है वो इसमें आके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर। ये विलियमसन संश्लेषण विधि है और ये ईथर बनाने की हमारी औद्योगिक विधि है, ठीक है, औद्योगिक विधि है। अगर क्या परीक्षा में आता है ईथर बनाने की औद्योगिक विधि का उल्लेख करें तो इसी को लिखना है, या ईथर बनाने की डाईएथिल ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि का उल्लेख करें तो इसको देना है, ठीक है। इस अभिक्रिया, ये हमारी अभिक्रिया जनरल अभिक्रिया है, इसमें से हम कोई भी ईथर बना सकते हैं। जैसे डाई मेथिल ईथर बनाना है तो यहाँ मेथिल कर देंगे, यहाँ भी मेथिल हो जाएगा, यहाँ मेथिल होगा, यहाँ भी मेथिल कर देंगे तो डाई मेथिल ईथर हो जाएगा। मेथिल एथिल ईथर बनाना है तो एक मेथिल कर दो, एक एथिल कर दो, मेथिल एथिल ईथर बन जाएगा, ठीक है। तो ये विधि हमारी है विलियमसन संश्लेषण विधि, औद्योगिक विधि है ये। अब इसके बाद ईथर बनाने की, डाई एथिल ईथर बनाने की हमको पढ़ना क्या है, प्रयोगशाला विधि पढ़ना है। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में क्या होगा, प्रयोगशाला विधि में ये होगा एथिल अल्कोहल के आधिक्य को, मतलब इसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, तो एथिल अल्कोहल के आधिक्य को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके, प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत ये है, हमको दो चीज़ें लेना है, एथिल अल्कोहल लेना है और सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। अच्छा, H2SO4 क्या करता है, H2SO4 का कार्य ये है, अगर ये कहीं पर भी अभिक्रिया करता है तो ये निर्जलीकारक का कार्य करता है, उसमें से जल को क्या करता है, निकाल लेता है। तो एथिल अल्कोहल का आधिक्य होना चाहिए और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करना है, गर्म करना है। कैसे गर्म होगा, तो एथिल अल्कोहल ले लिया हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, या इसको अगर हम ऐसे लिख दें H2SO4 को ऐसे ले सकते हैं H और HSO4, हो गया ना, H2SO4, ये इसमें से H2O निकल जाएगा। गर्म कितने पर करना है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा एथिल, ये क्या बनेगा, एथिल, एथिल बाई, कहीं पर H लगेगा तो बाई है, एथिल बाई सल्फेट, या इसको बोल सकते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में ये क्या हो गया, जल निकल गया H2O। अब अधिकता किसकी है, एथिल अल्कोहल की, तो ये जो बना हमारा C2H5H, पहले इसको लिख देते हैं C2H5OH, इसकी अधिकता है और इसको गर्म करेंगे इसके साथ जो बन रहा है यहाँ पर C2H5HSO4, जब गर्म किया तो इस हाइड्रोजन को इसमें जोड़ दो, H2SO4 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, C2H5O, और यहाँ पर क्या बचा, C2H5, तो ये हो गया C2H5O C2H5 प्लस H2SO4, ठीक है। ये इसकी प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि का दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं आविरत। आविरत का मतलब लगातार, इस विधि से जो ईथर बन रहा है ये लगातार ईथर हमको प्राप्त होता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आविरत ईथरीकरण विधि। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी नोट कर लेना, आविरत ईथरीकरण विधि, प्रयोगशाला विधि को ही हम कहते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला विधि में सिद्धांत यह है, एथिल अल्कोहल का आधिक्य होना चाहिए और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। जैसे परीक्षा में आता है क्वेश्चन, क्या होता है जब
एथिल अल्कोहल के आधिक्य को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर बनेगा। ठीक है, अब एक करना है हमको, कम मात्रा लोगे तो तुम्हारा यहीं पर रुक जाएगी अभिक्रिया एथिल बाइसल्फेट तक बस। तीसरा नंबर यह है एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा जल निकलना है तो एथिल अल्कोहल ले लें। एथिल अल्कोहल के कितने अणु लेना है? दो लेना है तो यहाँ 2 लगा सकते हैं हम, लेकिन समझने के लिए यहाँ पर हम एक बार और लिख देते हैं C2H5OH। और निर्जलीकरण होगा किसके द्वारा? एल्यूमिना के द्वारा, Al2O3। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, H2SO4 और एल्यूमिना ये दोनों बहुत अच्छे निर्जलीकारक हैं। जब किसी कंपाउंड से क्रिया करते हैं तो उसमें से जल को क्या करते हैं? ये निकाल लेते हैं। तो एथिल अल्कोहल के कितने अणु हैं? 2। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी, इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से हमारा ये जल क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो ये -H2O हो गया, बचा क्या? C2H5O तो ये हो गया C2H5O C2H5। इसको 2 बार लिखने की बजाय हम यहाँ पर 2 का गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है, तब भी यही होगा। तो एथिल अल्कोहल का ये क्या है? निर्जलीकरण है। और निर्जलीकरण किसके द्वारा हुआ? एल्यूमिना के द्वारा, ठीक है। चौथा नंबर है, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होगा? RX। एल्किल हैलाइड की सिल्वर ऑक्साइड Ag2O से क्रिया द्वारा अब एल्किल हैलाइड है तो RX हो गया, और सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O हो गया। अब ये सिल्वर को इसके साथ अभिक्रिया कराना है तो Agx बनेगा, लेकिन सिल्वर कितना है? 2। तो x भी कितना होना चाहिए? 2। तो यहाँ पर 2 कर दें और ये इस प्रकार से अभिक्रिया करा दें हम, सिल्वर हैलाइड बन गया। तो ये बन गया 2Agx। और यहाँ पर क्या बचा? R कितनी बार बचा? 2 बार। और O कितना बचा? 1। तो ये बन गया ROR। अब अगर डाई एथिल ईथर बनाना है तो इसको एथिल कर दो, इसको क्या करते हैं? हैलाइड कर दो, कोई भी, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो एथिल आयोडाइड हो गया और सिल्वर ऑक्साइड हो गया, तो यहाँ पर ईथर बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया ईथर को बनाने की विधियाँ। अब हमको ईथर के रासायनिक गुण पढ़ना है, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।